अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ हबीब। मैं MLT 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 64। आज इस टॉपिक में मैं बात करूँगा वो है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हीमोस्टेसिस इज़ डिफ़ाइंड एज ए रेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। हीमोस्टेसिस ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमारे पास अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए बॉडी से इंटरनल या एक्सटर्नल तो उसके स्टॉपेज को कहते हैं हीमोस्टेसिस। हीम ब्लड को कहते हैं और स्टेसिस मीन स्टॉपिंग or to stop bleed. When a blood vessel is injured, the injury initiate a series of reaction resulting in hemostasis. जब हमारे पास कोई इंजरी हो जाती है ब्लड वेसल की तो सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिसके एंड पे जो ब्लीडिंग है वो हमारे पास स्टॉप हो जाती है। हीमोस्टेसिस की हमारे पास टू टाइप्स है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। अगर हम स्टेजेस पे आ जाएं तो हीमोस्टेसिस की हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं। व्हेन अ ब्लड वेसल इज़ इंजर्ड द इंजरी इनिशिएट अ सीरीज ऑफ रिएक्शन रिजल्टिंग इन हीमोस्टेसिस। इट अकर इन 3 स्टेजेस। सबसे पहले हमारे पास होता है वैसो कंस्ट्रक्शन, जो ब्लड वेसल्स हमारे पास होती है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है। नंबर सेकंड जो है वो है प्लेटिलेट प्लग फॉर्मेशन। इसके साथ हमारे पास प्लेटिलेट की फॉर्मेशन हो जाती है क्लॉटिंग इनिशिएट करने के लिए। और जो थर्ड है वो है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में मुख्तलिफ़ फैक्टर्स होते हैं जो कि एक दूसरे को इनिशिएट करते हैं इन अ सीरीज़, और जिसके एंड में हमारे पास ब्लड की कोगुलेशन हो जाती है और ब्लड की ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। वासो कंस्ट्रक्शन, अगर हम इसको डेफिनेशन तो इसकी हो ही चुकी है, अगर इसको हम और मज़ीद एक्सप्लेन करें तो वासो कंस्ट्रक्शन इज़ अ प्योरली लोकल फिनोमेना। ये जिस जगह पे इंजरी हो जाती है ये बेसिकली उसी जगह पे ही होती है, इनिशिएट हो जाती है। जब हमारे पास ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है तो उसका एंडोथेलियल जब डैमेज हो जाता है और वो एक्सपोज हो जाता है उसका कोलेजन ब्लड के लिए, तो वो प्लेटिलेट्स को एक्टिवेट कर देता है और उसके साथ प्लेटिलेट्स अटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है। और जो एक्टिवेटेड प्लेटिलेट्स होते हैं वो सेरोटोनिन और वैसो कंस्ट्रक्शन सब्सटेंसेस रिलीज़ करा देते हैं। और जो प्लेटिलेट्स की एडहेरेंस होती है वो वन वाइल ब्रांड फैक्टर ये भी इनिशिएट करता है इसको, मतलब ये ऐसा ब्रिज काम करता है हमारे पास कोलेजन और प्लेटिलेट्स के फॉर्मेशन में। मतलब कि जो वन वाइल ब्रांड फैक्टर जो है ये प्लेटिलेट्स और कोलेजन को आपस में जोड़े रखते हैं। प्लेटिलेट प्लग फॉर्मेशन, जब प्लेटिलेट्स हमारे पास कोलेजन के साथ एडहर हो जाते हैं तो इसमें हमारे पास जो वेसल है वो सिक्रीट करता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ATP और थ्रोम्बोक्सिन A2। ये जो सब्सटेंस होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटिलेट्स को दावत देते हैं, एक्टिवेट करते हैं कि यहाँ पर आ जाओ और प्लग फॉर्मेशन बनाने में हमारी मदद करो। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन में हमारे पास जो फिब्रिनोजन होता है ये फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि मोनोमर्स होते हैं। फिर यही फिब्रिन हमारे पास पॉलीमर्स की शक्ल में एक्टिवेट हो जाते हैं या उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और जो ब्लड फॉर्मेशन है ये उसको स्टॉप कर देते हैं। ये सबसे लास्ट पार्ट होता है। ये अगर हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। सेल इंजरी होती है, कोलेजन की एक्सपोजर होती है, फिर प्लेटिलेट्स की एडहेरेंस होती है, फिर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटिलेट्स होती है, सिक्रीशन ऑफ सेरोटोनिन, वैसो कंस्ट्रक्शन होती है, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और फिर ब्लड क्लॉट। कोगुलेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कोगुलेशन और क्लॉटिंग इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ब्लड लूजेस इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम अ जेली लाइक मैस few minutes after it is shed out of a collected in a container. Coagulation of blood occur through a series of reaction due to the activation of a group of substances. कोगुलेशन को अगर हम उर्दू में डिफ़ाइन करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड फ्लूइडिटी को मतलब ब्लड की जो फ्लूइडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये एक मास बनने की कोशिश करता है
और लूज़ली अटैच हो जाता है। फिर जब वक्त गुज़रता है तो ये बहुत ही मतलब एक स्टिकी सब्सटेंस बन जाता है और इसकी फ्लूइडिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं कोगुलेशन। ये तब होता है जब ब्लड की फ़्लो उसमें कोई खलल आ जाए या ब्लड को हम बॉडी से निकाल कर किसी कंटेनर में रख दें, तो इसमें भी ये एक्टिवेशन होती है। जो हमारे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में मतलब वो अपना किरदार अदा करते हैं। इसमें फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है जिसको हम टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं, कैल्शियम जो कि एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है, मतलब फैक्टर है क्लॉटिंग का। और जो हमारे पास एंटीकोगुलेंट जितने भी वो हैं ट्यूब्स, उनमें कैल्शियम को हटाने के लिए ही हमारे पास एंटीकोगुलेंट होते हैं, जैसे कि EDTA, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इस ट्यूब में जब हम ब्लड को डालते हैं तो इससे वो कैल्शियम हटा देता है और पोटाशियम मतलब ब्लड को दे देता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता काफ़ी टाइम के लिए और प्रिजर्व भी रहता है ब्लड। और इसमें तकरीबन ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं और ये सारे इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज़्म, इसके लिए एक थ्योरी है एंजाइम कैस्केड थ्योरी। एंजाइम कैस्केड थ्योरी ये बताती है कि बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं प्रोटीन जो कि नॉन एक्टिव फॉर्म में होते हैं और ये सीरीज़ टू सीरीज़ ये एक्टिवेट होते रहते हैं और जो प्रो एंजाइम है जो कि एक्टिवेट नहीं होता ये एक्टिवेटेड एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रो एंजाइम कन्वर्जन रिएक्शन इसको कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ प्रोटीन है वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्लड की क्लॉटिंग करा देते हैं ताकि ब्लड बॉडी से ज़ाया ना हो। स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में हमारे पास 3 है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन और कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। जो फर्स्ट स्टेज है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 तरीक़ों से हमारे पास होती है। एक है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे हमारे पास वो पाथवे है जब हमारे बॉडी में इंटरनल इंजरी कोई हो जाए, जैसे कि कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाए और उसके लिए जो इनिशिएशन होती है प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिवेटर बनने की, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो प्रोथ्रोम्बिन बनता है वो जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल इंजरी होती है, मतलब हमारा कोई एक्सटर्नल टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो उसमें जो प्रोथ्रोम्बिन बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं जो कि आगे है हमारे पास। ये अगर हम इधर आ जाएं ये डायग्राम को समझे तो इसमें बहुत आसानी होगी हमारे लिए। इंट्रिंसिक पाथवे में हमारे पास जो ब्लड वेसल है उसकी इंजरी हो जाती है और एंडोथेलियल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, जो कोलेजन होता है वो एक्सपोज हो जाता है। जब प्लेटलेट्स कोलेजन के साथ मिलते हैं और उसको देखते हैं तो प्लेटलेट्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जो फैक्टर नंबर 12 है ये एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें जो हमारे पास और चीज़ें काम करती है वो है कोलिग्रीन और हाई मोलिक्यूलर वेट काइनोजिन। जो हमारे पास फैक्टर नंबर 12 है ये फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट करा देता है विद द हेल्प ऑफ हाई मोलिक्यूलर वेट काइनोजिन। जो फैक्टर नंबर 11 है ये फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट करा देता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। और जो फैक्टर नंबर 9 है ये फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करा देता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर नंबर 8 और कैल्शियम। यही जो हमारे पास फैक्टर नंबर 10 है ये फैक्टर नंबर 5 और ये फैक्टर नंबर 5 और कैल्शियम के साथ मिल जाता है और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना लेता है। ये वो है जब हमारे पास कोई इंटरनल बॉडी की इंजरी हो जाए तो उसमें ऐसे मैकेनिज़्म में प्रोथ्रोम्बिन बनते हैं। और ये लेफ़्ट साइड राइट साइड पे अगर हम देखें तो एक्सट्रिंसिक पाथवे है। इसमें जब हमारे पास टिश्यू डैमेज हो जाता है एक्सटर्नल में तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि हमारे पास थर्ड एक्टिवेटिंग क्लॉटिंग फैक्टर है वो रिलीज़ करा देता है टिश्यू। और इसके साथ साथ हमारे पास रिलीज़ होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड भी सीक्रेट हो जाते हैं। जो फैक्टर नंबर 10 है ये डायरेक्ट एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 में कन्वर्ट हो जाता है और विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम।
और ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है, ये फैक्टर नंबर 5 और कैल्शियम के साथ मिलकर वैसे उसी तरह ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना लेते हैं। जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमारे पास बन जाता है, ये फर्स्ट जो है स्टेज है ये हमारे पास हो गई है। इसके बाद प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। जब प्रोथ्रोम्बिन बन जाता है तो यही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम और फैक्टर नंबर 4। और जब हमारे पास ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है तो यही थ्रोम्बिन हेल्प करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए। ये एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर होता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं कोगुलेशन को, जो कोगुलेशन को रोकते हैं। एंटीकोगुलेंट जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। एंटीकोगुलेंट यूज़ टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी, वो एंटीकोगुलेंट जो हमारे पास बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं। और एक होता है एंटीकोगुलेंट यूज़ टू प्रिवेंट क्लॉटिंग ब्लड दैट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, जैसे कि हमारे पास ट्यूब्स में होते हैं EDTA, हेपरिन वगैरह। और जो थर्ड नंबर पे आता है वो है एंटीकोगुलेंट यूज़ टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग बोथ इन वीवो और इन वेट्रो। ये दोनों में हमारे पास काम करता है, बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी। अब हम आते हैं फर्स्ट पे हेपरिन। हेपरिन इज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड एंटीकोगुलेंट इन द बॉडी, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल। हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जिसको कहते हैं हेपरिन। ये हेपरिन हमारे कंटिन्यूस ब्लड फ़्लो में बहुत अहम किरदार अदा करता है ताकि हमारा ब्लड वो कोगुलेट ना हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बन जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। और सेकंड हमारे पास है EDTA, इथाइलिन डाइइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट, इट इज़ अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, सोडियम साल्ट और ट्राई पोटाशियम साल्ट। ये EDTA हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है लैब में एंटीकोगुलेंट। इसकी ट्यूब्स होते हैं पर्पल कलर की, और ये जब हम इसमें ब्लड डालते हैं तो ये ब्लड से कैल्शियम हटा देता है, जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर है, थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर, उसको हटा देता है और सोडियम और पोटाशियम दे देता है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और जो भी हमने टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं वो हम आसानी से कर लेते हैं। ऑक्जेलेट कंपाउंड ये भी हमारे पास एक एंटीकोगुलेंट होते हैं जो कि कैल्शियम के साथ रिएक्शन करते हैं और कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेते हैं, और इसकी फिर प्रेसिपिटेशन होती है नीचे, और ये हमारे पास ब्लड कैल्शियम लेवल के मकदार को भी कम करते हैं। सिट्रेट भी एक एंटीकोगुलेंट है जो कि कैल्शियम को इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है, और जब हमारे पास कैल्शियम नहीं होता तो कोगुलेशन प्रोसेस भी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि ये सब एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है। जब कैल्शियम नहीं होगा तो इसके आगे जो प्रोसेस होंगे वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएंगे। अगर और सब्सटेंसेस को हम देख ले, अदर सब्सटेंसेस, वो है पेप्टोन, C टाइप लेक्टिन, प्रोटीन फ्रॉम वेनम ऑफ वाइपर स्नेक। जो वाइपर स्नेक होता है उसके अंदर भी एक C टाइप लेक्टिन प्रोटीन होता है जो कि एक ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है सांप के काटने की वजह से, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और इसके अलावा एक और केमिकल है हाइरोडीन, जो कि एक लीच हाइरोडिनीरिया मैनलिनस, ये भी एक एंटीकोगुलेंट है। ये लीचेस मतलब जो लोग जंगल वगैरह में जाते हैं ज़ू में, तो उधर ये लीच उनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और ये एक एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। बॉडी से बहुत ज़्यादा खून बहता है जिसकी वजह से एनीमिया भी काज हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है।